Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का पेपर नंबर 31 लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं दोनों लेवल के लिए साथियों। बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर आपने इसके पहले के 30 वीडियो नहीं देखे हैं, 31 के पहले के 30 वीडियो, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको पूरी 30 टेस्टों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में ऊपर आई बटन पर भी आपको लास्ट के जो 30 वीडियो है हिंदी के वो देखने को मिल जाएंगे साथियों, ऊपर जो आई बटन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टेस्ट है आपके लिए। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कवियत्री, श्रृंगार, प्रज्वलित और नैसर्गिक। तो मित्रों, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको बताना है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में कवियत्री की बात करें तो कवियत्री नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द होता है साथियों कवियत्री। क्या होता है मित्रों? कवियत्री। तो फिर ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प की अगर हम बात करें तो ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है इसको शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंगार। यहाँ पर ये जो 2 मात्रा इधर यहाँ लग रही है ना, ये 2, तो ये गलत है, 1 ही लगती है साथियों, तो ये भी गलत हो गया। चौथे विकल्प की बात करें तो नैसर्गिक में साथियों ऊपर 2 मात्राएं आती है न के ऊपर, ये बड़े ए वाली, तो ये भी गलत हो गया। अब एक शब्द है प्रज्वलित, तो जी हाँ, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तीसरा विकल्प आपका प्रथम क्वेश्चन में सही है मित्रों। मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि जो भी चीज़ें चल रही है रीट एग्ज़ाम को लेकर कि भाई 25 अप्रैल को होगा या नहीं होगा, या एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, तो भैया मैं एक बात बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि आगे जाएगी, बिल्कुल अगर जाएगी तो जाएगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। एग्ज़ाम आप यूँ सोच के तैयारी करें अभी भी कि 25 अप्रैल को मेरा पेपर है, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अगर अभी से सोच लिया, मन बना लिया कि जुलाई अगस्त में हमारे पेपर होंगे, जून जुलाई में, तो आपकी तैयारी ढीली पड़ जाएगी और वो बंदे पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मेन चीज़ है अपना सिलेक्शन। ज़्यादा इधर उधर के वीडियो देख करके खबरों के जो वीडियो है, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, नियोजित तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम चाहे 25 अप्रैल को हो चाहे बाद में हो। हालांकि मैंने इस पे वीडियो डाला था कि 25 अप्रैल को होगा, लेकिन मैंने उसमें एक कारण बताया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया था, तो मैंने उस आधार पे बताया था। बाकी मित्रों, आपकी इच्छा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम कब होगा। बस यूँ है कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम कभी भी हो, हमको सिर्फ सिलेक्शन ही निकालना है साथियों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस विधि में बिना रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना सिखाया जाता है? वाक्य शिक्षण विधि में, कहानी विधि में, साहचर्य विधि में और अनुकरण विधि में। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, देखिए साहचर्य विधि तो मोंटेसरी की है, जिसमें बच्चों को शब्दों और चित्रों या कार्डों के माध्यम से साहचर्य स्थापित करके सिखाया जाता है। तो रुक कर, बिना रुक के, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। वाक्य शिक्षण विधि में भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये होता है मित्रों कहानी शिक्षण विधि में। जो कहानी विधि होती है, यहाँ पर बिना रुक कर के एक साथ प्रवाह से पढ़ना बच्चों को सिखाया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, यदि पायस का अर्थ खीर होता है तो पावस का अर्थ होगा क्रोध, वर्षा, चूहा और नवेली। तो साथियों, पायस का अर्थ तो क्या होता है? खीर, और पावस का अर्थ होता है मित्रों वर्षा। क्या होता है? पावस का मतलब वर्षा होता है। आपके तीसरे क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों, चौथा क्वेश्चन है, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक। तो देखिए मित्रों, ध्वनि का ज्ञान हुआ, शब्दों का ज्ञान हुआ, वाक्य रचना का ज्ञान हुआ, तो जहाँ पर ज्ञान की बात की जाए वो हमेशा ज्ञानात्मक उद्देश्य में ही आता है। तो विकल्प नंबर 4 इस प्रकार से सही हो जाएगा। जहाँ पर भी आपसे पूछे कि भाई इसका ज्ञान की, जैसे है
छात्र परिभाषाओं को याद कर सकेंगे, छात्र परिभाषाओं को जान सकेंगे। तो साथियों ज्ञान से संबंधित चीज़ अगर आती है तो उसको ज्ञानात्मक उद्देश्य में ही रखते हैं, जबकि कौशलात्मक में चित्र बनाना, चित्रों को अंकित करना, फिर यहाँ पे एक तरह से श्यामपट्ट पर लिखना, ये चीज़ें साथियों कौशलात्मक में आ जाती है। और जबकि रचनात्मक और सृजनात्मक में किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है नवीन तरीके से, नई वस्तु का। तो साथियों यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। किसे का निर्माण हुआ है, ये जो किसे होता है ना क्षत्रिय वाला, उसका क शे अ, यहाँ पर क और शे में हलंत है, क शे पूरा है और अ, क जे और अ और क शे और अ। तो साथियों ये जो किसे है इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, किसे। इसका निर्माण मित्रों यहाँ पर देखिए इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, अगर इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है तो इसमें स्वर सम्मिलित है। अगर ये शब्द ऐसे होता किसे तो इसका निर्माण होता मित्रों क प्लस शे से, ये किसे बन जाता। लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है तो बाद में ए और जोड़ना पड़ेगा, तो क प्लस शे प्लस ए, चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चूंकि मित्रों दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि शे में हलंत आना चाहिए और ये तो शे तो होगा नहीं, शे षटकोण वाला होता है। चौथा विकल्प 5वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में जोड़कर शिक्षण कराया जाता है, किसी इकाई के सूक्ष्म खंडों को जोड़कर शिक्षण कराया जाता है, उक्त विधि होती है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अन्वेषण विधि, प्रयोजना विधि। तो मित्रों कोई भी इकाई है उसके छोटे छोटे खंडों को तो जोड़ करके तोड़ करके अगर पढ़ाएंगे, किसी चीज़ को तोड़ करके पढ़ाएंगे तो वो तो विश्लेषण होएगी, और जोड़ करके पढ़ाएंगे तो उसको संश्लेषण विधि के नाम से जाना जाएगा साथियों। सेकंड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 को। मित्रों 7वां क्वेश्चन है बढ़ती लाई में पूलो नाकणो राजस्थानी मुहावरे का अर्थ है गुस्से को और बढ़ाने का काम करना, जरा भी अच्छा नहीं लगना, बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाना और छोटी अवस्था में ही बड़ों की तरह चतुर होना। तो साथियों बढ़ती लाई में पूलो नाकणो इसका मतलब होता है कि गुस्से को और बढ़ाने का काम करना, जिसे अपन कहते हैं ना आग में घी डालना, वो ही बात है साथियों। आग तो लग ही रही है, उसमें घी और डाल दोगे तो आग और ज़्यादा फैल जाएगी। तो साथियों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प है। पूड़ों का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो सूखी घास होती है उसको एकत्रित करके जब बांधा जाता है तो उस नवीन उत्पाद को ही यहाँ पर राजस्थानी भाषा में पूड़ो कहा जाता है साथियों। तो लाई का मतलब आग होता है, बढ़ती मतलब जलती हुई। तो विकल्प नंबर 1 सही है 7वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में कौन से वाचन पर बल दिया जाता है, मौन वाचन पर, साहित्यिक गतिविधियों पर, अनुकरण वाचन पर और उपयुक्त सभी पर। तो मित्रों प्राथमिक जो कक्षाएं होती है वहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ तो होगी नहीं, तो चौथा भी गलत हो गया, सभी सही नहीं रहेगा, दूसरा और चौथा गलत। अब पहला या तीसरा। तो मित्रों जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उसमें अनुकरण वाचन पर ज़्यादा बल दिया जाता है मौन वाचन की अपेक्षा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मौन वाचन से नहीं सीख पाते हैं। तीसरा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। राजस्थानी शब्द ढोलो का सही अर्थ है किसी काम पर लगना, पति, रसोई में काम आने वाला बर्तन, एक और कवच। तो मित्रों ढोलो शब्द का अर्थ क्या होता है राजस्थानी भाषा में, तो ढोलो आयोरे। तो ढोलो आयोरे मतलब पति, पति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। तो भाषा तत्वों का ज्ञान किसमें प्राप्त किया जाता है, कविता में तो रसानुभूति होती है, गद्य, निबंध या कहानी। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि कहानी और निबंध दोनों ही किसके भेद है, गद्य के, इसलिए गद्य शिक्षण का ये मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। दूसरा विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। परलोक प्लस इक बराबर परलौकिक, दरिद्र प्लस ये बराबर दारिद्र्य, वसुदेव प्लस ए वासुदेव और दशरथ प्लस ई दाशरथी।
तो साथियों वसुदेव में जब अ प्रत्यय लगाया जाता है तो वासुदेव शब्द बन जाता है। दरिद्र में ये प्रत्यय लगाएंगे तो दारिद्र्य बन जाएगा। दशरथ में ई प्रत्यय लगाएंगे तो दाशरथी बन जाएगा। लेकिन परलोक शब्द में यदि इक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द बनेगा साथियों पारलौकिक। क्या बनेगा? पारलौकिक। परलौकिक नहीं बनेगा। ये क्या है? गलत है। इस प्रकार से बनना चाहिए, प नहीं बल्कि पा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। बालक वार्तालाप में निपुण कैसे हो सकते हैं? अधिक शब्दों को सीखकर वार्तालाप में निपुण हो सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़कर वार्तालाप में निपुण हो सकते हैं, लिखित अभ्यास से या बोलचाल के अभ्यास से। तो साथियों वार्तालाप में तो लेखन कार्य करके तो आप वार्तालाप करोगे नहीं, बल्कि बोल करके ही वार्तालाप किया जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका बोलचाल का अभ्यास रहेगा उतने ही आप वार्तालाप में निपुण हो सकते हो मित्रों। प्रश्न नंबर 12 में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13, किसी वाद का विरोध करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विवाद, संवाद, अपवाद, प्रतिवाद। तो साथियों किसी वाद का विरोध करते हो आप तो उसको आप संवाद नहीं कह सकते। संवाद करना तो बातचीत करना हो गया। अब कोई भी वाद है उसका विरोध कर रहे हो उसको विवाद भी नहीं करेंगे। विवाद का मतलब तो क्या होता है कि एक तरह से झगड़ना हो गया साथियों, या फिर वैचारिक मतभेद हो गए। जबकि किसी वाद का विरोध करना प्रतिवाद कहलाता है साथियों। चौथा विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बालक लेखन कार्य का स्वयं संशोधन करता है? रूपरेखा अनुकरण विधि, जेकार्ट विधि, मोंटेसरी विधि और उपयुक्त सभी। तो मित्रों लेखन कार्य का स्वयं संशोधन रूपरेखा अनुकरण में नहीं किया जाता है, मोंटेसरी में भी नहीं किया जाता है, जबकि जेकार्ट विधि में ही स्वयं संशोधन करता है बालक लेखन कार्य का। तो यहाँ पर जेकार्ट विधि सही होगी मित्रों। जनक भी जेकार्ट ही है। दूसरा विकल्प 14वें क्वेश्चन में सही है। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अर्धांगिनी, मूर्ति, नारी और जीवन। तो अर्धांगिनी अच्छी होती है स्त्रीलिंग, मूर्ति अच्छी होती है स्त्रीलिंग, नारी अच्छी होती है स्त्रीलिंग, लेकिन जीवन अच्छी थोड़ी होता है। जीवन अच्छा होता है, अच्छा आते ही पुल्लिंग हो जाता है साथियों। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो 15वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन मित्रों, प्रयोग विधि का अन्य नाम है सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो मित्रों देखिएगा, प्रयोग विधि को निगमन विधि नहीं कहते हैं, इसको सूत्र विधि भी नहीं कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि भी नहीं कहते हैं, बल्कि आगमन विधि प्रयोग विधि को कहा जाता है मित्रों। चूँकि जो आगमन विधि है इसको उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है और प्रयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो 16वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, घाव शब्द एक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो मित्रों घाव शब्द की अगर हम बात करें तो ये एक तद्भव शब्द है, जबकि इसके तत्सम शब्द की बात करें तो इसका तत्सम शब्द होता है घात। क्या होता है साथियों? घात से ही कौन सा शब्द बना है? घाव शब्द बना है। तो विकल्प नंबर 2 सही है 17वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 18, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन और मौन वाचन। तो आत्मीकरण बच्चों को करा दिया पाठ योजना के अंतर्गत। जब बच्चों को आप शिक्षण करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो अर्थ ग्रहण में सहायता कौन से वाचन से मिलेगी मित्रों? मौन वाचन से। जब भी प्रश्न आए अर्थ ग्रहण में त्वरितता, अर्थ ग्रहण में सहायता, तो सिर्फ मौन वाचन ही आपका राइट आंसर होता है ऐसी स्थितियों में। चौथा विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, कौन से विकल्प में अमृत के पर्यायवाची नहीं है? विपिन, सुधा, मधु और सोम। तो मित्रों अमृत के पर्यायवाची मधु भी है, मधु भी अमृत का ही पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत का ही पर्यायवाची है, सोम भी अमृत का ही पर्यायवाची है, लेकिन मित्रों विपिन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में।
चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री है। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ग्रामर का, एक क्वेश्चन मेथड का ऐसे डाला है इस टेस्ट में। पोस्टर, फ्लैश बोर्ड, मॉडल्स और फिल्म खंड। तो मित्रों प्रक्षेपित सामग्री की बात करें तो पोस्टर अप्रक्षेपित सामग्री है, फ्लैश बोर्ड अप्रक्षेपित सामग्री है, मॉडल्स अप्रक्षेपित सामग्री है, लेकिन मित्रों जो फिल्म खंड है ये प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती है। फिल्म खंड, चौथा विकल्प आपका प्रक्षेपित सामग्री में बिल्कुल इसका उदाहरण है, तो चौथा विकल्प ही सही रहेगा 20वें क्वेश्चन में। अब 20 क्वेश्चन कर चुके हैं साथियों, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं आपके। वीडियो अच्छा लग रहा है अगर यदि आपको, तो बिल्कुल लाइक करना नहीं भूले साथियों। आप सिर्फ एक लाइक का बटन दबाते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लाइक का बटन दबाया करो साथियों। बट लाइक का बटन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 21 है आपके, प्रभावित शब्द में प्रयुक्त संधि बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या संधि का अपवाद। तो मित्रों प्रभावित शब्द में कौन सी संधि है, बताइए राइट आंसर। तो मित्रों प्रभावित शब्द का, प्रभावित आव शब्द आ रहा है तो ए का ऐ बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आव। तो साथियों इसका संधि विच्छेद होता है प्रभो प्लस इत, शब्द बनेगा प्रभावित। स्वर संधि के अंतर्गत आपके यहाँ पर ये अयादी संधि का उदाहरण है साथियों। अयादी संधि में एक के बाद असमान स्वर आने पर ऐ के बाद असमान स्वर आने पर आई बन जाता है, फिर ओ के बाद असमान स्वर आने पर औ बन जाता है साथियों। और यदि औ के बाद में असमान स्वर आए तो उसका आव बन जाता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद क्या किया था हमने, प्रभो प्लस इत, ओ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ओ का क्या बन गया, आव बन गया। ई किस में जुड़ा, व में, और तय वैसा वैसा रहेगा, प्र वैसा का वैसा ही। तो साथियों शब्द क्या बनेगा, प्रभावित। स्वर संधि का यह उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 21 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण को सरल, रोचक व बोधगम्य बनाने के लिए, शिक्षण को समय व धन की दृष्टि से खर्चीला बनाना, शिक्षण को अरुचिकर बनाना और शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो मित्रों श्रव्य दृश्य सामग्री का यदि प्रयोग करेंगे तो प्रभाव तो डालेगा, अरुचिकर नहीं बल्कि रुचिकर बनाएगा, और समय और धन की दृष्टि से खर्चीला नहीं बल्कि मितव्ययी बनाएगा। तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। ये शिक्षण को सरल बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, जो कि आसानी से सीख सके छात्र। तो विकल्प नंबर 1 सही है 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, किस विकल्प में अव्ययीभाव समास नहीं है, अभूतपूर्व, बेधड़क, कुशलतापूर्वक और अनंग। तो साथियों अभूतपूर्व अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। बेधड़क, बे उपसर्ग लग रहा है, अव्ययीभाव है। कुशलतापूर्वक, पूर्वक शब्द आ रहा है, बिल्कुल अव्ययीभाव समास है। लेकिन अनंग, अनंग मतलब बिना अंग का। तो साथियों यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है कामदेव। क्या निकल रहा है साथियों, कामदेव। इसलिए इसमें अगर जो यहाँ पर देखें एक दृष्टि से तो बिल्कुल अव्ययीभाव भी है, किंतु मित्रों अगर तीसरा अर्थ निकल जाए, क्योंकि इसमें अन लग रहा है ना, अन प्लस अंग, तो साथियों अन उपसर्ग लगने पर भी अगर तीसरा अर्थ निकल जाता है तो वो हमेशा बहुब्रीहि में होता है। तो अनंग का तीसरा अर्थ मैंने बता दिया है कामदेव। चौथा विकल्प इसलिए सही है क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। जिस मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता। तो मूल्यांकनकर्ता मतलब जो मूल्यांकन करने वाला है उसकी खुद की सोच का बिल्कुल भी फर्क अगर एग्जाम पर नहीं पड़ता है, मूल्यांकन पर नहीं पड़ता है साथियों, तो हम उसको वस्तुनिष्ठता कहेंगे, क्योंकि उसमें एक निश्चित और सटीक उत्तर होता है, या तो उसका उत्तर बिल्कुल गलत होगा या बिल्कुल पूरा ही सही होगा। इसलिए साथियों वस्तुनिष्ठता आपका बिल्कुल तीसरा विकल्प सही है 24 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, कौन से विकल्प में सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, वह पुस्तक पढ़ रही थी,
मैंने एक पेड़ काटा था, हम हिंदी पढ़ते हैं और मैं रीट की तैयारी करूँगा। तो करूँगा मतलब भविष्य काल में आ गया, काटा था बहुत पहले ये पूर्ण भूतकाल में आ गया, पुस्तक पढ़ रही थी अब भी पढ़ रही थी मतलब अपूर्ण है ये वर्तमान में, तो ये अपूर्ण वर्तमान में आ गया। और हम हिंदी पढ़ते हैं वर्तमान सामान्य रूप से साथियों, तीसरा विकल्प सही रहेगा 25 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, औपचारिक शिक्षण करना, बालकों की कमियों की जानकारी प्राप्त करना और उपरोक्त सभी। तो साथियों शैक्षणिक निदान की बात करें तो इसमें कमियों की जानकारी की जाती है। क्या किया जाता है? बालकों की कमियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। औपचारिक शिक्षण इसमें करना है, इसका प्रयोजन मतलब इसका उद्देश्य बिल्कुल जानकारी प्राप्त करना और औपचारिक शिक्षण करना दोनों ही होता है साथियों। इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प सही रहेंगे, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। निदान क्यों किया जाता है? तो कमियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है और आने वाले समय में औपचारिक शिक्षण करने के लिए भी किया जाता है। अतः दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प 26 में अगर आरबीएससी ऐसा क्वेश्चन लाती है तो बिल्कुल दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। तो साथियों अगर फिर भी इनमें दोनों में से चूज करना पड़े तो प्रयोजन मतलब उद्देश्य की बात की जा रही है तो फिर दूसरा विकल्प ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्यों किया जाता है इसके बाद हम निदान करेंगे, फिर उसका प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या रहेगा, फिर उपचार करना। तो साथियों दूसरा, वैसे दोनों ही विकल्प सही है, कमेंट कर सकते हो आप 26 प्रश्न के लिए, मेरे हिसाब से दोनों ही सही है साथियों। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, यह वाक्य है विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। तो यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो साथियों प्रश्न तो इसमें आ नहीं रहा है, प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है, संदेह भी इसमें नहीं है, विधानार्थक भी नहीं है ये, बल्कि ये संकेतार्थक वाक्य है। और जो संकेतार्थक वाक्य होते हैं लगभग वो सारे ही मिश्र वाक्य ही होते हैं साथियों, मिश्र या संकेतार्थक लगभग एक ही है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है 27 में। प्रश्न नंबर 28, अन्न को कन्न करना मुहावरे का अर्थ है, मिट्टी में मिला देना, बनी बात को बिगाड़ देना, चुगली करना और आपत्ति आने पर सुझाव देना। तो कोई कहता है ना कि अन्न को कन्न कर दिया मतलब उपयोगी चीज को खराब कर दिया, मतलब बनी बात को बिगाड़ देना। तो साथियों दूसरा विकल्प 28 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, वाक्य में पदक्रम का अर्थ होता है शब्दों का मेल, शब्दों को व्याकरण अनुसार क्रम प्रयोग करना, वाक्य में अर्थ ज्ञान कराने की क्षमता और वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग। तो साथियों सार्थक शब्दों का प्रयोग करना पदक्रम नहीं होता है, अर्थ ज्ञान कराने की क्षमता भी पदक्रम नहीं होता है, शब्दों का मेल भी पदक्रम नहीं होता है, बल्कि व्याकरण के अनुसार क्रम का प्रयोग करना पदक्रम कहलाता है मित्रों। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे मित्रों मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, जैसे खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। क्या एक उदाहरण क्या है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो ये फिर गलत हो रहा है ना वाक्य, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ तो मतलब वाक्य तो शुद्ध है लेकिन ये सही क्रम से नहीं जमा हुआ है, बल्कि वाक्य कैसा होना चाहिए, गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, ऐसा होना चाहिए। तो साथियों ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है। दूसरा विकल्प आपका सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन साथियों कमेंट करके जाइए, और वो जो मैंने अभी प्रश्न के लिए बोला था ना आपसे, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा आप। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। भूतकाल के सामान्यतः कितने भेद माने जाते हैं, 3, 4, 2 और 6। तो साथियों भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। जैसे एक तो होता है साथियों सामान्य भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल, एक होता है पूर्ण भूतकाल, एक होता है अपूर्ण भूतकाल, एक होता है संदिग्ध भूतकाल और एक होता है हेतु मद भूतकाल। तो साथियों इस प्रकार से इसके 6 भेद होते हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।